अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो है कि आयरलैंड में रहना कैसा है। अगर आप रिलोकेट कर कर आ रहे हैं पाकिस्तान से, इंडिया से या किसी भी मिडिल ईस्टर्न कंट्री से, तो आयरलैंड में रहना कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, एक्सपेंसेस सेविंग्स कैसी हैं और यहाँ पे घर कैसा है, माहौल कैसा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। अगर आप कोई जॉब ऑफ़र कंसीडर कर रहे हैं या फिर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, किसी और लोकेशन से आयरलैंड मूव होना चाह रहे हैं, तो ये मेरी बातें जो हैं ये आपका डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो इस वीडियो का फॉर्मेट जो है वो होगा, मैं पहले पॉजिटिव के बारे में बात करूँगा, आयरलैंड में रहने की पॉजिटिव साइड्स, और नेगेटिव साइड्स के बारे में बात करूँगा, और फिर एंड में कंक्लूजन दूंगा अपना कि 4 साल में मुझे यहाँ पर रहना कैसा लगता है। तो शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव पॉइंट से। सबसे पहले आयरलैंड एक वेलफेयर स्टेट है, विच मीन्स के चिल्ड्रन के लिए प्राइमरी एजुकेशन फ्री है 12 ईयर्स की एज तक। उसके बाद भी कुछ कंडीशंस हैं तो वो भी फ्री हो सकती है, बट वो फुली फ्री नहीं है। फिर गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री हैं। गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट के पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ फ्री हैं। बेड हो गया या फिर एमरजेंसी चेकअप हो गया, और नीड बेस पे अगर आपको बहुत नीड है, आपकी कंडीशन काफ़ी ऐसी है, ये एमरजेंसी सिचुएशन है, तो गवर्नमेंट उसका भी फ्री इलाज करती है यहाँ पर, और प्रायोरिटी पे भी। दूसरा ये कि मैटरनिटी बेनिफिट यहाँ पे बहुत अच्छा है। मैटरनिटी केयर फ्रॉम कंसेप्शन टिल पोस्ट डिलीवरी पूरा ख्याल रखा जाता है यहाँ पर, फ्री ऑफ कॉस्ट। और बीच में कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ गई, किसी भी तरह की अप डाउन्स हैं, वो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको। हॉस्पिटल वाले आपको रेगुलरली चेक करते हैं, फ़ोन करते हैं, आपकी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करते हैं, वो पूरा ख्याल रखते हैं। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट मैटरनिटी सर्विसेज ऑफर्ड है, वो भी फॉर फ्री। उसके अलावा गवर्नमेंट चाइल्ड पे स्कीम है गवर्नमेंट की, हर बच्चे को 12 साल की उम्र तक, 12 ईयर्स की उम्र तक जो है वो 140 यूरोस पर मंथ गवर्नमेंट पे करती है उनको सपोर्ट करने के लिए। और गवर्नमेंट के और भी बेनिफिट्स हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स गवर्नमेंट एक सर्टेन अमाउंट पे करती है वीकली टू सपोर्ट अनएम्प्लॉयड पीपल, और उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। उसके अलावा और भी गवर्नमेंट के सपोर्ट्स आते रहते हैं कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए। सेकेंडली, आयरलैंड जो है वो कल्चरली डाइवर्स कंट्री है, बहुत इंक्लूसिव है, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है यहाँ पर। यहाँ के लोग आपको वेलकम करते हैं, हर रिलीजन को, हर रेस को। डिस्क्रिमिनेशन मैंने यहाँ पे नहीं देखी अभी तक। बहुत रिमोटली कुछ सुनने में आता है, रेसिज्म बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। यहाँ के जो लोकल्स हैं और यहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स हैं, दे ऑल रिस्पेक्ट ईच अदर। यहाँ पे आपको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की आज़ादी है, पूरी फ्रीडम है। यहाँ पे पूरे आइलैंड में अराउंड 50 मॉस्क इस्लामिक सेंटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत सारे मंदिर हैं, गुरुद्वारा हैं, और सब लोग अपना रिलीजन जो करना चाहते हैं प्रैक्टिस को करते हैं। चर्चेस तो यहाँ पर हैं ही, तो कोई किसी को कुछ नहीं पूछता, कोई कुछ नहीं कहता, अपार्ट फ्रॉम कुछ बुरे लोग हर जगह होते हैं, तो वो एक्सेप्शन है, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। फिर अगर आप इंडिया से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, या फिर इंडियन पाकिस्तानी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में रह रहे हैं वो यहाँ पर आए हैं, तो आपको यहाँ पर हलाल रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, हलाल शॉप्स मिलेंगी जहाँ पे हलाल गोश्त मिल जाएगा, बहुत वाइडली अवेलेबल है। डबलिन में रहता हूँ मैं, डबलिन की बात कर रहा हूँ, और कॉलवे का भी मैंने ये सुना है कि हलाल स्टोर्स आर अवेलेबल देयर, तो आपको उसका कोई इशू नहीं होगा। हलाल रेस्टोरेंट्स भी हैं अगर आप बाहर जाके खाना चाहते हैं। बस ये है कि कोई जो पॉपुलर चेन है, जिस तरह मैकडोनल्ड्स, KFC, नैंडोज़, वो यहाँ पे हलाल मील सर्व नहीं करते। अपार्ट फ्रॉम दैट लोकल रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे जो कि बहुत अच्छा सिमिलर काइंड ऑफ टेस्ट आपको ऑफ़र करते हैं, और हलाल ऑप्शंस हैं। टर्किश हो गया, दूसरा अरेबिक फूड हो गया, पाकिस्तानी, इंडियन, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, तो वो सब मौजूद हैं। और बाकी यहाँ पे बहुत सारे आपको जो है देसी कम्युनिटी मिलेगी, पाकिस्तानी, इंडियंस, तो सोशल गैदरिंग्स भी आपकी यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है। तीसरी बात मैं करूँगा लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में। यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड इज़ ऑसम। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज यहाँ पे 82 ईयर्स है। यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा मर जी जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एयर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। टॉप 10 सिटीज़ में आती है डबलिन, टॉप 10 यूरोपियन सिटीज़ में डबलिन आती है टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी एयर। और यहाँ का जो टैप वाटर होता है वो ड्रिंकेबल है, आपको बाहर से मिनरल वाटर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आप टैप से जो है पानी लेके सेफली पी सकते हैं यहाँ पर। इट्स ऑल ग्रीन,
आप जहाँ देखेंगे आपको फॉरेस्ट दिखेगा, ग्रीनरी, एयर क्लीन है, ऑक्सीजन आपको अच्छी मिलती है यहाँ पर, बिल्कुल प्योर मिलेगी। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग्स हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर मिलेगा, वर्टिकली हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं नहीं। और पोल्यूशन बहुत कम दिखेगा आपको, बहुत ट्रैफिक के रूल्स भी बहुत स्ट्रिक्ट हैं। आपकी गाड़ी से कोई ऐसा धुआं निकलना नहीं चाहिए जो कि एयर पोल्यूट करे, उसकी बहुत सख्त पेनल्टी है। तो क्वालिटी लाइफ इज़ वेरी गुड हियर। बाकी ट्रांसपोर्टेशन के ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। आपके पास ट्रैम है, आपके पास बसेस हैं डबल डेकर, आपके पास ट्रेन्स हैं, उसको डार्ट कहते हैं यहाँ पे। आपके पास लीप कार्ड होगा, आप किसी भी ट्रांसपोर्ट में आप ऊपर मतलब आप एंटर हों, आप कार्ड टैप करें और आप ट्रैवल करें जहाँ आपको ट्रैवल करना है। तो गाड़ी होना अच्छी बात है, बट नहीं भी है तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी गुड हियर, तो आपका कोई इशू नहीं होगा। बहुत सारे पार्क्स हैं यहाँ पे, जगह जगह जिस एरिया में आप जाओ आपको पार्क दिखेगा, तो वहाँ जाके आप वॉक करें, रनिंग करें, जो भी करें। आपको बहुत से लोग यहाँ पे जॉगिंग करते हुए दिखेंगे, रनिंग करते हुए दिखेंगे, एक्सरसाइज करते हुए दिखेंगे। काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं लोग। रोड पे साइकिलिंग कर रहे होते हैं, साइकिलिंग करना यहाँ पे बहुत अच्छा समझा जाता है, तो अपनी साइकिल लेके आप साइकिलिंग करें, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। डॉक्टर्स के लिए यहाँ पे पूरी डबलिन में और दूसरी काउंटीज़ के अंदर हॉस्पिटल्स हैं मौजूद। जो पाकिस्तान से आ रहे हैं MBBS करके, उनको यहाँ पे कोई एडिशनल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक आपको कुछ अप्रूव करवाना होता है, कुछ फॉर्म फिल करके, एंड यू आर रेडी टू प्रैक्टिस हियर इन हॉस्पिटल्स। तो कोई एडिशनल एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता। आप डायरेक्ट पाकिस्तान से अगर MBBS आपने किया हुआ है और अगर आपने वहाँ पे हाउस जॉब की हुई है, तो अपना एक्सपीरियंस आपने काउंट करवाना होता है, वेरीफाई करवाना होता है, एंड यू आर रेडी टू वर्क हियर इन आयरलैंड इन हॉस्पिटल्स। तो उसके अलावा बाकी जो दूसरे अकाउंटेंट्स हैं या IT प्रोफेशनल्स हैं, दे हैव अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द लीडिंग टेक जायंट्स। फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, तो ये अपॉर्चुनिटी भी है आपके पास यहाँ पर। फिर आयरलैंड में रहते हुए आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पूरा यूरोप आपके पास एक्सेसिबल है, UK एक्सेसिबल है। आपको अगर ट्रैवल करना है, ट्रैवलिंग आपका पैशन है, तो आप UK का वीज़ा, बाकी शेंजन रीजन का वीज़ा बड़ी आराम से लग जाता है। इवन US का वीज़ा बड़ी आराम से यहाँ पे लग जाता है। और आपकी जो UK की ट्रैवल है और जो शेंजन रीजन की ट्रैवल है बहुत चीप पड़ती है। उनके टिकट्स, डिस्टेंस कम है तो टिकट बहुत चीप पड़ती है आपको। बजट फ़्लाइट के ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो आप बहुत कम पैसों में अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हैं और यू कैन एक्सप्लोर द होल यूरोप हियर। UK की कंपैरिजन में एक बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि अगर आप स्टैम्प 1 क्रिटिकल स्किल्स पे आए हुए हैं यहाँ पर, तो आफ्टर 2 years यू गेट स्टैम्प 4 विच इज़ इक्वल टू योर परमानेंट रेजिडेंसी, जो कि UK में आपको 5 साल बाद मिलती है। तो 2 साल में आप यहाँ पे स्टैम्प 4 लेके यू विल बिकम इंडिपेंडेंट, यू वोंट रिक्वायर एनी स्पॉन्सरशिप। और आप क्रिटिकल स्किल्स वर्क परमिट पे 2 साल रहने के बाद और फिर स्टैम्प 4 पे 3 साल मज़ीद रहने के बाद, टोटल 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो नेचुरलाइजेशन के लिए। आप अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको जब पासपोर्ट यहाँ का मिल जाएगा विच हैज़ अ वेरी गुड रैंकिंग, आपको वीज़ा लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आयरिश पासपोर्ट होने के अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आपको यहाँ पे जॉब करते हुए 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और उसके बाद अगर आपका कोई बेबी पैदा होता है, तो ही और शी इज़ एलिजिबल टू गेट आयरिश पासपोर्ट। पॉजिटिव्स के बाद अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट है हाउसिंग क्राइसिस। जैसे ही आप रीलोकेट होकर आयरलैंड में आते हैं, तो पहला काम आपको यही करना होता है कि एक परमानेंट एकोमोडेशन ढूंढनी होती है लॉन्ग टर्म रहने के लिए, जो कि सबसे मुश्किल काम है आजकल। घर बहुत महंगे हैं, मतलब बेड अपार्टमेंट अगर आप लेने जाओ, बाकी यूरोप से कंपेयर कर लो, UK से कंपेयर कर लो, सबसे महंगा डबलिन के अंदर है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, 1 बेड अपार्टमेंट इट्स अराउंड नाउ 1700 euros ऑन एवरेज, और 2 बेड अपार्टमेंट इज़ अराउंड 2100 to 2200 आज की डेट पे 2 बेड अपार्टमेंट मिल रहा है। और वो भी इवन इफ़ यू आर रेडी टू पे दिस मच अमाउंट पर मंथ, बहुत मुश्किल से मिलता है आपको। बहुत ज़्यादा व्यूइंग करने के बाद, बहुत सोर्सेज लगाने के बाद तब जाके मिलता है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट है सेविंग्स वर्सेस एक्सपेंसेस। तो यहाँ का जो सबसे बड़ा खर्चा है वो रेंट का है। जैसे मैंने बताया, 1 बेड अपार्टमेंट है तो 1700 ऑन एवरेज, अगर 2 बेड अपार्टमेंट है तो 2200 euros। तो एग्जांपल देता हूँ, अगर ऑन एवरेज, मैं एक एवरेज सैलरी की एग्जांपल देता हूँ, अगर 46,000 का मैं 46,000 euros, तो आपके हाथ में अगर सिंगल पर्सन है तो टैक्स, नेट ऑफ टैक्स जो है वो 2900 आएंगे। अगर आप मैरिड हैं और आपको
स्पाउस का टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो आपके हाथ में 3200 3300 आएंगे। तो उसके हिसाब से फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि आप कितना बचा सकते हैं और कितना आपका खर्चा है। ये आपकी स्क्रीन पे मैंने एक रफ मंथली इनकम एंड एक्सपेंस समरी बनाई है, जो कि एक स्पाउस की इनकम है जो कि मैरिड है और उसकी स्पाउस या उसका स्पाउस जो है वो अर्न नहीं करते। तो इंक्लूडिंग द टैक्स क्रेडिट आपको नेट इनकम जो आपके हाथ में वो रफली 3200 आएगी और 1700 उस पर रेंट डिडक्ट हो जाएगा और बाकी 600 जो है वो आपके बाकी एक्सपेंसेस हैं, इंक्लूडिंग फूड, ग्रोसरी, यूटिलिटीज़, बस ट्रैवल और अदर एंटरटेनमेंट और डाइनिंग आउट। मतलब ये जनरस जो है वो एक एस्टिमेट है पूरे मंथ के एक्सपेंसेस का, और उसके बाद भी आपके पास नेट सेविंग्स 900 बचेंगी, जो कि एक बहुत मुनासिब, बहुत ही ठीक है, मतलब बहुत बुरी चीज़ नहीं है, अच्छा ही है सेविंग। फिर पॉजिटिव्स में मैंने गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ के बारे में बात की थी। तो उसी का नेगेटिव पॉइंट ये है कि ऑल दो गवर्नमेंट ऑफर्स सो मैनी फैसिलिटीज़, मगर गवर्नमेंट के प्रोसेसेस बहुत स्लो हैं यहाँ पर। आप अगर हॉस्पिटल में किसी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाते हैं तो इट टेक्स अप टू 4 to 5 आवर्स जब वो आपको आगे देखेंगे। इसी तरह से अगर आपको कोई स्कैन करवाना है, MRI स्कैन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, एक्सरे है, तो उसकी अपॉइंटमेंट भी आपको कोई 6 महीने बाद की या साल के बाद की मिलती है। और इसी तरह वीज़ा आपने लगवाना है, चलो क्रिटिकल स्किल्स को ये लोग प्रायोरिटी पे प्रोसेस कर देते हैं, वर्क परमिट ये लोग कर देते हैं। स्पाउस का वीज़ा हुआ, उसमें एक अनड्यू डिले आ जाता है 3 से 4 महीने का। अगर आप किसी रिलेटिव को बुलाना चाह रहे हैं उसका जो है वो डिले आ जाएगा। और दूसरी बुरी चीज़ ये है कि आप जब इंक्वायरी करते हो तो आपको सही रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता इनकी तरफ से। तो ये चीज़ थोड़ी सी जो है हेल्पलेस फील करवाती है। फिर ड्राइविंग टेस्ट, कोविड में बहुत बड़ी क्यू जो है वो एक जमा हो गई थी ड्राइविंग टेस्ट के लिए। तो आपका 6 महीने 7 महीने में ड्राइविंग टेस्ट का नंबर ही नहीं आया था। नाउ आई एम सीइंग कि वेटिंग लिस्ट थोड़ी कम होती जा रही है, बट वो भी एक जो है वो लंबा प्रोसेस है। तो गवर्नमेंट के प्रोसेसेस यहाँ पे थोड़े से जो हैं ऑफ हैं, मगर स्टिल वर्केबल, इतना भी बुरा सीन नहीं है। उससे जहाँ पे इमरजेंसी होती है, जब बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, वो गवर्नमेंट उसका कुछ ना कुछ हल निकाल ही देती है। जैसे कि आप इनिशियली 3 महीने के वीज़ा पे आते हैं और IRP आपको चाहिए होती है। अगर गवर्नमेंट को पता है कि उनकी तरफ से डिले है IRP प्रोसेस करने में, तो वो खुद ही आपको वीज़ा एक्सटेंशन जनरली बिल्कुल एक ओपन अम्ब्रेला में सबको एक्सटेंशन दे देती है। तो ठीक है। अगर ओवरऑल मैं बात करूँ मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस में, मैं कहूँगा कि पॉजिटिव्स जो हैं वो यहाँ के ज़्यादा हैं नेगेटिव्स के ऊपर। और उसकी वजह ये है कि अगर जहाँ मैं बात करता हूँ कि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं तो बेनिफिट्स भी हैं। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हर कुछ टाइम में यहाँ पे मेंटेनेंस का काम हो रहा होता है, रोडें बन रही होती हैं और वो बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं गवर्नमेंट से। इस तरह जो कि एलिजिबल पर्सन है उसको फ्री मेडिसिन भी मिल रही होती है यहाँ पे। तो बहुत सारे मतलब ये हैं, मतलब अगर टैक्स पे कर रहे हो तो आपको बेनिफिट भी मिल रहा है उसका। जहाँ पे गवर्नमेंट के प्रोसेस स्लो हैं वहाँ पे भी होता है, लोगों को थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, बट अल्टीमेटली अगर उनके जो प्रोसेसेस हैं उसको सही से पढ़ के अगर हम बिल्कुल एग्जैक्टली मशवरा करके अगर वही चीज़ फोकस करें, अगर कुछ चीज़ों पे अगर हम फोकस करें तो हमारा जो है वो काम हो भी सकता है। जैसे अगर आप किसी रिलेटिव को बुला रहे हो, वीज़ा रिजेक्ट हो गया उनका, तो अपील अगर आप सही से करोगे तो वापस वीज़ा लग सकता है। और इनिशियली एट फर्स्ट प्लेस अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हुए बिल्कुल सब चीज़ों का ख्याल रखो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलो रिक्वायरमेंट पे, तो वीज़ा रिजेक्ट भी ना हो। और जहाँ पे आप उनको ईमेल करके बताओ कि इमरजेंसी है, कोई बहुत ही सॉलिड रीज़न आप उनको दो, तो आपकी जो है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी की जाती है। तो ये सब चीज़ें भी हैं। बाकी यहाँ पर जो है वो आपको लोकल कम्युनिटी भी मिलती है, मतलब एक्सेप्टेबिलिटी मिलती है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में। मैं US में सुनता हूँ कि बहुत रेसिज्म है और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर कुछ रेसिज्म है, बट आयरलैंड के अंदर नहीं है। और यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में आयरलैंड इसलिए अच्छा है कि ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं है। ये मेरा ओवरऑल कंक्लूजन है। अगर मैंने कोशिश की है कि मेन क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ पे एड्रेस कर लूँ, मगर अगर आपके पास कोई और सवाल है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।